नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा और हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश की एक बार फिर से, जहां आज वोटिंग थी। सुबह 7:30 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक वोटिंग खत्म हो गई। उसके बाद वहां पे नतीजे आने शुरू हो गए हैं। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से अनऑफिशियल रिजल्ट के मुताबिक बीएनपी के कैंडिडेट वहां से जीत रहे हैं। क्या रहा दिन भर वहां पे, मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों आपको बताना चाहूंगा, मेरे साथ जुड़े हुए हैं धीरेन्द्र पुंडी, मेरे पुराने साथी। और धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट यूट्यूब चैनल है उनका। बहुत बढ़िया यूट्यूब चैनल है, लोकप्रिय चैनल है। आप देखिए उसको और समझिए धीरेन्द्र किस तरीके से चीजों को, खासतौर पर राजनीति के बारे में किस तरीके से समझाते हैं। हम वापिस आते हैं बांग्लादेश पे, जिसकी हम बात कर रहे थे। तमाम बड़े नेताओं ने सुबह वोट डाला। मोहम्मद यूनुस ने बड़ी एक बात कही, उन्होंने कहा कि एक नए बांग्लादेश का जन्म है। नए बांग्लादेश का थोड़ी सी अतिशयोक्ति अगर भारत के सामरिक विशेषज्ञों और रणनीतिक विशेषज्ञों से बात की जाए तो यह थोड़ी सी अतिशयोक्ति होगी कि यह कोई ऐसा चुनाव नहीं था जिसे फ्री और फेयर कहा जा रहा है, लेकिन इसमें एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी अवामी लीग तो बैन कर दी गई थी। बहरहाल चुनाव में मुख्य मुकाबला बीएनपी और जमात के गठबंधन का था। जमात की तरफ से ऐसा लगा, दोपहर को लगा कि जमात जो है थोड़ी सी चिंतित है। जमात के पदाधिकारी जाके इलेक्शन कमीशन गए और वहां जाके उन्होंने आरोप लगाया कि बहुत जगह पे धांधली हो रही है, फेक वोट डाले जा रहे हैं। बीएनपी का कहना था कि इस तरीके का उनकी तरफ से तो कोई बयान नहीं आया, लेकिन बीएनपी काफी आश्वस्त दिखी कि जैसे सत्ता में वो ही आ रहे हैं। धीरेन्द्र, मैं आपके पास आना चाहूंगा। धीरेन्द्र, ये चुनाव बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों हिंदुओं के लिए क्यों अहम है? नमस्कार राजेश, आपका भी और रायसेना रिपोर्ट के तमाम दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमस्कार। आपको धन्यवाद, आपने इस मंच पर मुझे बुलाया। दरअसल राजेश, ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक 10% की आबादी है, 8 से 10% की आबादी है, जो एक ऐसे देश में है जो देश कभी सेकुलरिज्म के सिद्धांतों के नाम पर उसको हिंदुस्तान ने आजाद कराया, उसको हिंदुस्तान ने कार्व किया और हिंदुस्तान ने ही उसको दुनिया के सामने पेश किया। क्योंकि यह सिर्फ मॉडर्न दुनिया में शायद कम देशों में ऐसा हुआ होगा कि जहां आपने एक देश में घुसे, वहां आपने पूरी तरह से कंप्लीट कंट्रोल किया और उसके बाद आप वहां सौंप के चले आए। तो ऐसे में वो तमाम लोग जिनको, जो कि उनको आपको याद होगा वहां उस समय एक अच्छी खासी आबादी थी जिसको आप अल्पसंख्यक अभी कह रहे, वो 27% के करीब हुआ करती थी जब 60s तक भी उसका ये दौर रहा। हालांकि उसके बाद वो कम होना शुरू हो गई थी, ज्यादातर लोग हिंदुस्तान भागे और 71 में तो फिर बहुत ही कम हो गए। लेकिन ये लगा कि भारत ने पाकिस्तान से एक हिस्से को आजाद कर दिया जहां कम से कम हिंदू मुस्लिम एकता का कोई गहवारा बन सकता है, जिसके बारे में अक्सर चैलेंज किया जाता था। लेकिन आपने देखा कि 1971 के बाद भी वहां जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है उसको नहीं चेंज किया गया, बहुत सारी चीजें चेंज नहीं की गई, लेकिन हिंदुओं पर कोई इस तरह का डायरेक्ट अटैक नहीं हो रहा था। अटैक हो रहे थे क्योंकि जैसे ही बाबरी मस्जिद याद होगा गिराई गई तो हजारों मंदिर तोड़े गए, पूरे जैसौर से लेके पूरा तमाम जगह पर। और उसी के लिए वो किताब लिखी लज्जा, तस्लीमा नसरीन आज भी दिल्ली के आपको मिल जाएंगी, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में या तमाम जगह पर बैठी हुई, उनसे आप कहानियां सुन सकते हैं क्या हुआ, क्योंकि जो उन्होंने किताब में लिखा तो है ही। तो ऐसे में एक बेगम हसीना वाजेद आती हैं और बहुत लंबे समय तक हिंदुस्तान, वहां जो बांग्लादेश में जो हिंदू है वो थोड़ा सा सांस लेता है। मतलब एक चूंकि उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान भारत की वजह से बने थे, उनको जेलों से आजाद भी कराया था, तो एक परंपरा थी और आवामी लीग को माना जाता है कि ठीक है वो थोड़ा सा
भले ही वो इस्लामिक लॉ ही है, वहां कोई भी गैर इस्लामिक आदमी ना पीएम बन पाएगा ना कुछ बन पाएगा, लेकिन फिर भी वहां हमले नहीं थे, डायरेक्ट हमले नहीं थे, एक सेकुलर सरकार थी। अब जो ये चुनाव इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बेगम हसीना वाजेद वहां पार्टी के तौर पर भी मौजूद नहीं है, अपने आप तो है ही नहीं, पार्टी के तौर पर भी मौजूद नहीं है। और जब यूनुस आए थे तो हिंदुस्तान के बहुत सारे लिबरल्स ने बहुत शोर मचाया था कि एक बहुत बढ़िया आदमी आ गया जिसे नोबेल मिला। और साथ ही साथ आपने गौर किया होगा कि जो आंदोलनकारियों में हिंदुओं की संख्या भी थी, लड़कियों के बहुत सारे वोटिंग, जिन्होंने जो बेगम हसीना वाजिद के शासन को तख्ता पलटा था, जो जुलाई चार्टर जिसको कहा जाता है। अब उसके बाद लगा था कि भाई ठीक है, जैसे नॉर्मल देश में होता है, 10% आबादी है वो अपना भाग्य निर्धारित कर सकती है बहुसंख्यक आबादी के साथ, लेकिन बीएनपी और जमात दोनों मूलतः इस्लामिक आइडिया की कट्टरवादिता की जो लाइन है उसको फॉलो करती हैं। दोनों जो हैं इस्लाम के बहुत ज्यादा, इस्लाम के नाम पर वो बहुत ज्यादा, कई बार जो अल्पसंख्यक है वहां सिर्फ हिंदू ही है ज्यादा, लेकिन क्रिश्चियंस और चटगांव के आसपास आपको याद है बौद्ध भी है। उन सबको बहुत कोई छूट देने के हक में नहीं है, और जो एक ट्रेडिशनल इस्लामिक आइडिया वो उसको इंपोज करना चाहते हैं, वो शरिया के तौर पे इंपोज करना चाहते हैं। तो लिहाजा अब हिंदू जो हैं बांग्लादेश के, वो लोग जब दोनों को देखने लगे, एक वो जमात जिसने पाकिस्तान के साथ मिलके, पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर हिंदुओं पर कहर ढाया था, और इतना जबरदस्त ढाया था कि पूरी दुनिया में उसकी मिसाल मिलना बहुत मुश्किल है। आपको याद होगा राजेश कि वहां ऐसे सेंटर बनाए गए थे जाने के बाद, अबॉर्शन सेंटर, बांग्लादेश में अबॉर्शन सेंटर बनाए गए थे, ऑफिशियली सरकारी अबॉर्शन सेंटर बनाए गए थे, क्योंकि 5 से 30 लाख महिलाओं के साथ जो सामूहिक रेप हुए थे, उन सबका कोई जो बच्चे हैं वो कैसे होंगे, उनका क्या होगा, वो उन माओं के साथ जो 5 साल की बच्ची से ऊपर से लेके बुढ़ियाओं तक, बुढ़िया वृद्ध महिलाएं तक थी, उन सब के साथ भी उसी तरह से रेप हुए थे। ये सब चीजें लोगों के जहन में थी, और वो जमात उनमें अकॉम्प्लिस थी। और इसी जमात के साथ जिया उर रहमान के बाद उनकी पत्नी जब बेगम खालिदा जिया इसकी पार्टी की मुखिया बनी, वो उनके साथ मिलके कई बार सरकार बना चुकी, कई बार उनके सहयोग में रही, मतलब उनके साथ सरकार में सहयोग में थी, और उनके साथ सहयोगी गठबंधन में रही। तो ये लगभग दोनों का आइडिया एक है। तब भी आप देखेंगे कि हिंदू वोटर्स अब अपनी सुरक्षा को लेकर, जब यूनुस आए तो उसके बाद कुछ दिनों बाद आपने देखा सिटीजन, जो नेशनल सिटीजन पार्टी, और जो उसके नाम पर जो युवाओं की भीड़ आई, वो अचानक शरिया शरिया चिल्लाने लगी, तो हिंदुओं के लिए स्थिति बहुत खराब हो गई। तारिक रहमान जब पहुंचे तो उन हिंदुओं को एक उम्मीद दिखी, क्योंकि उनको कम बुरा और ज्यादा बुरा उसमें से एक छांटना है। जमात के साथ वो संभव नहीं है, और बीएनपी अगर बहुत ताकत के साथ आती है तो शायद अपनी कुछ चीजें वो कर पाएगी, नहीं तो उसको मजबूरी में जमात के आईडीए पर चलना पड़ेगा। इसीलिए वहां जो बांग्लादेश में हिंदू हैं वो इस पूरे मसले को बहुत गौर से देख रहे हैं, क्योंकि ये उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। पिछले ही कुछ दिनों में 5 हिंदुओं को न केवल जिंदा जला के मारा जा चुका, उनको कत्ल किया गया, और उन सब का कोई भी रंजिश नहीं थी। यानी ये पूरी तरह से हेट क्राइम है, जिसको रोकने में यूनुस बिल्कुल ना तो दिलचस्पी दिखा रहा है, और ना ही वो सक्षम साबित हो रहा है। जमात उस आइडिया को, जो उसके साथ हिफाजत इस्लाम या दूसरे संगठन है, उनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनकी मदद करती है, और बीएनपी का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जो वहां के हिंदुओं को सुकून दे सके। तो लिहाजा राजेश वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को बस वो हमारी और आपकी तरह सिर्फ देख रहे हैं। लेकिन चूंकि हमको आपको सीधे तौर पर बांग्लादेश में होने वाले इन राजनीतिक उथल पुथल का कोई नतीजा नहीं भुगतना है, उनको उसका भुगतना है, लिहाजा वो डरे हुए भी हैं, और वो इस समय सांस रोक कर देख रहे हैं कि आखिर जीतता कौन है। बीएनपी अगर आती है तो शायद उनकी कुछ सांस बच जाएगी, क्योंकि आज पूरा दिन मुझे नहीं लगता, मैंने उसको उस तरह से ट्रैक नहीं किया है, लेकिन क्योंकि कितनी आबादी ने वोट किया ये नहीं अभी तक आए आंकड़े, आप ये सोच के देखिए कि आज पूरे दिन उनको एक असमंजस रहा होगा कि अगर वो वोट देने जाते हैं तो किसको देंगे, और अगर वो वोट देने नहीं जाते हैं तो वो आवामी लीग के समर्थक कहलाएंगे।
तो दोनों स्थिति में उनके लिए आज सोच के देखिए उस वोटर का क्या हाल हुआ होगा, जिनको पता है कि उसके ऊपर नजला टूटना ही है हारने वाले का। तो मुझे लगता है कि ये देखने की जरूरत है कि इसका रिजल्ट क्या आता है और उसका फिर रिएक्शन क्या आता है, वो देखने की जरूरत है। जी राजेश। धीरेन, 4:30 बजे मतदान खत्म हुआ तो करीब 3, 3:30 के आसपास ऐसा बताया गया था कि 48% मतदान हो चुका है। और आप जानते ही हैं कि एक बार अगर आप पोलिंग सेंटर में पहुंच जाते हैं तो आपको मतदान करने का अधिकार होता है, भले ही टाइम खत्म हो जाए। तो अभी आंकड़ा जो है उसमें एक जारी हो जाएगा। धीरेन, एक चीज और, मेरा सवाल आपसे थोड़ा सा इलेक्शन से अलग हम जाते हैं। बांग्लादेश बंगाली नेशनलिज्म इसके आधार पर कायम हुआ और सडनली वो एक इस्लामिस्ट कंट्री के तौर पर सामने आ रहा है। ये बांग्लादेश में बदलाव की वजह क्या है? आ, देखिए एक वो भाषाई तौर पर देखो दोनों देश के बीच में बहुत अंतर था। अगर हम लोग शुरुआत से गौर करते हैं तो वो सिर्फ एक इस्लामिक आइडिया पर ही साथ गया था बांग्लादेश। बांग्लादेश जब ईस्ट पाकिस्तान के तौर पर था तो हम लोगों को इतिहास के लिए थोड़ा सा वो एक क्लास के तौर पर होता है और जो पढ़ाया जाता है वो अलग होता है और जो हुआ होता है जब इंडिपेंडेंट सोर्सेज को हम गौर करते हैं तो वो कुछ और दिखाई देता है। दरअसल ये शुरू से उतना ही इस्लामिक कट्टर देश था ये कोई, क्योंकि जिस बंगाल सल्तनत की बात कर रहे हो आपने देखा होगा एक मैप भी आया था अभी यूनिवर्सिटी में लगाया गया था, यूनिवर्सिटी में ले गाया गया था जिसमें सेवन सिस्टर्स असम ये सब उसका हिस्सा बनाए गए थे और उसमें लिखा गया था कि ये बंगाल सल्तनत का गोल्डन रूल था हुसैन शाह का। तो मुझे लगता है कि वो हमेशा से रहा, क्योंकि आपको याद होगा मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई? वो लाहौर में नहीं हुई, कराची में नहीं हुई, रावलपिंडी में नहीं हुई, ढाका में हुई, है ना। अगर आप याद करोगे सबसे दंगों का इतिहास है वहां कंटिन्यू। आप 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे आपने लाहौर में नहीं सुना, आपने अलीगढ़ में नहीं सुना, क्योंकि भाई डायरेक्ट एक्शन डे के लिए तो कहीं भी हो सकता था। उन्होंने क्यों चुना? क्योंकि वो सबसे फर्टाइल ग्राउंड थी। इसके बाद आप ये देखिए कि 1962-61 का आपको शायद ये 1960 का दशक है, याद है जब हजरत बल से बाल गायब मुए मुकद्दस गायब हुआ था पैगंबर साहब का, आपको याद होगा, वो अपने किताबों में पढ़ा है हम लोग चूंकि जब देखते थे। आपको मालूम है कि कितने हजार लोग डिस्प्लेस हुए थे ईस्ट पाकिस्तान से? उस समय तो बांग्लादेश नहीं बना था। आप ये सोच के देखिए कि मुझे हैरानी हुई कि कश्मीर के से ज्यादा दंगे अगर कहीं हुए तो जैसोर, खुलना, चटगांव इन सब में हजारों हिंदुओं को छोड़ के भागना पड़ा। उनके साथ उनकी बड़ी संख्या में रेप, कत्ल, गारत और उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया, उनके घरों को जला दिया गया। जबकि वो घटना कहां थी? वो घटना हुई थी कश्मीर में। तो इन तमाम चीजों के साथ मैं ये नहीं मानता हूं कि कोई ये कहे कि 1971 के बाद, दरअसल वो पावर स्ट्रगल में उस समय भाषा को एक इमोशनल इशू बना के जो मुजीबुर रहमान है, शेख मुजीबुर रहमान ने सिर्फ वो इस्तेमाल किया। भारत के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि भारत को पाकिस्तान के इस हिस्से को तोड़ना इसलिए जरूरी था कि अगर वहां कोई भारत के साथ एक सह अस्तित्व की आइडिया पर काम करे तो शायद हो सकता है। ये एक आइडिया था। आप याद कीजिए कि वरना जब पूरा का पूरा एक बंगाली मुस्लिम वहां रह गए थे। आज भी एक स्टोरी में देख रहा था, परसों किसी ने स्टोरी की वहां जाके कि ये बंगाली मुस्लिम बेचारे फंस गए। ये बंगाली मुस्लिम वो है जिन्होंने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर हिंदुस्तानियों पर रेप किए। उनके जो हिंदू थे वहां भयंकर संख्या में रेप हुए। ढाका यूनिवर्सिटी में जो 5,000 लोग एक दिन मारे गए थे, आप जाके जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा उन्हें मरने वालों में बहुसंख्यक हिंदू थे। तो कंटिन्यू एक टायरेड थी। हां, सत्ता की लड़ाई में दोनों थोड़ा अलग हुए, चूंकि किसी भी कीमत पर जो भुट्टो थे वो शेयर नहीं करना चाहते थे। बंगालियों को थोड़ा रेशियली, मैं आपको कहूंगा धर्म के आधार पे नहीं, क्योंकि ये उससे ज्यादा कट्टर थे। नोआखली आपको याद होगा,
एक एक चीज याद होगी जो मैं बता रहा हूं। ऐसी कोई चीज नहीं जो गणित मैं समझा रहा हूं और जो नहीं है वो इतिहास की किताबों में लिखा हुआ है। लेकिन जो भाषाई तौर पर और जो उनको जो उसका शरीर को लेकर, मतलब जो रेशियल आइडिया हम कह सकते हैं, उसको लेकर पाकिस्तानी जो पंजाब है उनकी श्रेष्ठता, उनकी वो, उसने इनको थोड़ा दूर कर दिया। वरना आइडिया एकदम मौजूद था। मैं, चूंकि आपसे याद होगा जब हम लोगों ने प्रोग्राम खत्म किया था, तो उसमें मैंने आपको एक कोट सुनाया था। वो इस देश के सबसे बड़े इतिहासकारों उसमें से, राइटर्स में से, अच्छे राइटर्स में से एक माना जाता है धर्मवीर भारती को। उनका युद्ध का स्मरण था। तो उसमें भी आप देख सकते हैं हर जगह ये मौजूद था। इस्लामिक कट्टरवाद वहां मौजूद था। हां, हम लोग उसको पहचान नहीं रहे थे, क्योंकि राजेश अगर ऐसा नहीं होता तो पाकिस्तान से भी ज्यादा तेजी से बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या घटी है। इसको गौर करने की जरूरत है। 2011 में एक अमेरिकन राइटर, बाकायदा उसने ये वर्ड कहा कि हिंदुओं का जीनोसाइड इस दुनिया की आंखों के सामने कंटिन्यू जारी है और दुनिया उसको रिकॉग्नाइज करने से इनकार कर रही है। धीरेन, तो आप ये, जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं नहीं, आप ये कंटिन्यू था, प्लीज कंटिन्यू। धीरेन, आप बांग्लादेश को किस रास्ते में बढ़ता हुआ देखते हैं? सॉरी। देखो राजेश, हमको इतिहास वैसे तो बहुत सारे सबक सिखाता है और हम लोग इतिहास को वर्तमान के साथ मिला के भविष्य का सपना देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि और कोई नजूमी नहीं होते कि भाई कोई नजूमी है जो बता रहा हो। लेकिन सीरिया, इराक, लीबिया, लेबनान, यमन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सोमालिया, नाइजीरिया, चार्ट, मैं ऐसे बहुत सारे देश आपके सामने गिनवाता चला जाऊंगा, क्योंकि हम लोग यहां फॉरेन अफेयर की क्लास नहीं ले रहे हैं, तो इसीलिए उनका कोई मतलब नहीं। ये सिर्फ इशारे हैं। ये सिर्फ इशारे हैं कि अगर आप लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ अपने आप को सामंजस्य नहीं बिठाते हो तो आपके लिए ये रास्ते खुले हुए हैं। लीबिया में आज भी अब आपको यह मालूम ही नहीं कि लीबिया है क्या। जिस लेबनान की राजधानी को कभी पेरिस के इक्विवेलेंट माना जाता था, आज वहां जो, जिसके लिए याद होगा हमारे यहाँ के कैफी आदमी या कई सारे लोगों ने लिखा कि बैरूत से हवा आती है हमको याद दिलाती है, ए बैरूत, ये सब चीजें, बारूद की सीली, ये सब जो जिस तरह का एक इमोशनल विक्टिमहुड और क्रश करने को दूसरे का एक आइडिया घुला मिला होता है, वो सब आइडिया उन नेशंस को बर्बाद करता है। भारत की दिक्कत यह है कि आप पड़ोसी बदल नहीं सकते हो, पड़ोसी बदले नहीं जाते। इस समय बांग्लादेश अफगानिस्तान के रास्ते पर बढ़ रहा है, क्योंकि वहां अभी जैसे आप सोचिए पाकिस्तान में कि जब पाकिस्तान का एक सेना अध्यक्ष जो मौलवी भी है, जो ये, जब वो भाषण देता है कि पूरी दुनिया में दो ही रियासतें कलमा की उस पर रखे, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान, याद होगा आपको वो भाषण। तो आप ये सोचते हैं कभी भी कि वो ऐसा कह रहा है जिसके एक हिस्से को, जो इस्लामी की था, वो टूट गया। वो कह रहा है जहां पाकिस्तान की मस्जिदों में पिछले लगभग एक दशक में 100 से ज्यादा विस्फोट हुए हैं, मस्जिदों में करने वाले भी वो लोग थे। तो आप जब इतना ज्यादा कट्टर होते हैं, जब आप इतना ज्यादा प्योरिटिकल रिलीजियस उस टेक्स्ट की तरफ जाते हैं, तो फिर आपके पास कोई गुंजाइश नहीं रहती। मैं इसको राजेश ऐसा ही मानता हूं कि ये देश इस समय, शुरुआत में जरूर आपको लगेगा कि अभी ये हिंदू उसके लिए एक शिकार के तौर पर मौजूद है, अभी उनका वो शिकार करना चाहते हैं तो शिकार करेंगे। लेकिन उसके बाद और प्योरिटिकल होने के चक्कर में अहले हदीस, वहाबी, शिया, सुन्नी, ये सब मूवमेंट आपको दिखाई देंगे, क्योंकि अभी आपकी अर्थव्यवस्था गुलाबी थी,
आपके पास पैसा आ रहा था, आप एक राष्ट्र के तौर पर एक खड़ा होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत दिन तक आप ऐसा कर नहीं पाएंगे। आप एक कर्ज के जाल में होंगे। आप या तो चाइना के स्टूज बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा होगा भारत के खिलाफ वो जो है अपने आप को दिखाने के लिए इस्लामिक, उसने पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को बुलाया, पाकिस्तान के तमाम लोगों को बुलाया, यहां तक कि पाकिस्तान के साथ ट्रेनिंग की। ये वही पाकिस्तान है जिसने आपके यहाँ बंगालियों की नस्ल बदल देंगे ये नारा दिया था। जिस टिक्का खान को वहां कसाई टिक्का खान कहा गया था, वो ये वही पाकिस्तान है। तो इसीलिए जब इतने कन्फ्लिक्ट आइडियाज के साथ कोई कंट्री आता है, मुझे लगता है वो बिखरता है। इसकी दिक्कत ये है कि भारत की, कि उसके पास 3 बीघा गलियारा हम लोगों ने सुलझाया, याद होगा हमने उनके साथ एक्सचेंज किया, लेकिन हम अभी भी चिकन नेक को लेकर थोड़े से दिक्कत में अक्सर आ जाते हैं, क्योंकि हमको अच्छे पड़ोसी का एक नैसर्गिक भाव अपनाने की आदत रही है। और हिंदुस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है राजेश, जिसने अपनी विदेश नीति को किसी नैतिकता के साथ संलग्न किया हुआ है। वरना दुनिया में फॉरेन पॉलिसी का सिर्फ एक रूल होता है कि इसमें मेरे देश का क्या फायदा है, अपना हिस्सा दो। जी, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं होता। सिर्फ हिंदुस्तान एक अकेला देश है जो इस तरह के आइडिया से अलग, अपने नुकसान के बावजूद, वो अपने आप के दिखते हुए नुकसान के बावजूद, वो चाइना को मेंबर बनाने की गुजारिश कर सकता है, अपने उसकी बैकिंग कर सकता है। वो इसराइल जिसके साथ आपके रिश्ते बहुत बेहतर होते तो आप वॉर में उसमें अच्छे हो सकते थे, लेकिन आप सिर्फ अरबों के लिए आप लगातार रो सकते हैं, आपके सांसद फिलिस्तीन ला सकते हैं। तो ये सब चीजें हमारे उसमें है, लेकिन यही हमारी दिक्कत भी होंगी। देर जी, कैसा कहा जाए कि जो द आइडिया ऑफ बांग्लादेश है वो इस वक्त खतरे में है, और नई सरकार जो भी बनती है, मोस्ट लाइकली ऐसा माना जा रहा है कि बीएनपी की सरकार बनेगी, लेकिन जब तक नतीजे नहीं आए तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। उसको प्रिजर्व करना, जिस आइडिया के साथ बांग्लादेश बना था उसको प्रिजर्व करना, वो नई सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता होगी। मुझे लगता है कि पहली जो प्राथमिकता होगी एक देश के तौर पर, पहले तो उसको अपने आप को बचाए रखने बड़ी जिम्मेदारी। आइडिया ऑफ बांग्लादेश तो बहुत बाद की बात है, क्योंकि राजेश आप ये सोच के देखो कि अगर बहुमत में नहीं आती है बीएनपी, वो कमजोर होती है, क्योंकि लग नहीं रहा कि वो अपने आप अपने दम पर बहुमत आएगी। हालांकि बहुत सारे डाटा ये भी शो कर रहे 170% समर्थन हासिल है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, यहाँ हल्ला तो बहुत वो लोग करते हैं, दंगे भी कराते हैं, उनको पैसा भी मिलता है, वो पाकिस्तान भारत में अटैक भी कराते हैं, लेकिन वो सरकार जो है सरकार नहीं बनाते। आपको याद होगा पाकिस्तान में भी मौदूदी की पार्टी को, या फिर इसकी पार्टी आप देखिए अभी अपने हाफिज सईद की पार्टी, उन सबको कोई वोट उस तरह से सत्ता में नहीं आया आज तक, वो है ना। उसी तरह से यहां भी जमात को उस तरह नहीं मिला। वो चाहे खालिदा जिया को चुना उन्होंने, चाहे इनको चुना अवामी लीग को, इस तरह का हुआ। लेकिन इस बार कुछ उल्टा हो रहा है, क्योंकि उनको जैन जी जो भी कहें या जो भी यूथ है, वो इस्लाम को चुन रहा है, वो यूनिवर्सिटीज में जमात को वोट कर रहा है। तो लिहाजा जो भी पार्टी सत्ता में आएगी उसको अपने आप को ज्यादा इस्लामिक दिखाना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष उसको इसी पर कसेगा, विपक्ष उसको इसी पर अटैक करेगा। तो लिहाजा आप जिस आइडिया ऑफ बांग्लादेश का जो रोमांस हिंदुस्तान के अंदर है, वो रोमांस अब लौट नहीं पाएगा, क्योंकि उनको उसकी जरूरत नहीं है। आपको है आइडिया ऑफ बांग्लादेश, आपका आइडिया हो सकता है, बांग्लादेश के अंदर उनका आइडिया नहीं है। उनको कोई जरूरत नहीं उस आइडिया को वापस लाने की, लाने की। वो एक देश के तौर पर सरवाइव करना चाहेंगे, जिस देश में सरिया लागू न कर सके, लेकिन सरिया पर बात कर सके, और अल्पसंख्यकों के मानवीय अधिकारों की वहां कोई मूल्य नहीं होगा। ऐसा मेरा मानना, चाहे कोई भी सरकार चुन के आए। दर्शकों, ये थे धीरेन्द्र पुंडीर, जो कि चेतावनी दे रहे थे, बता रहे थे कि आइडिया ऑफ बांग्लादेश जो है, जिसको प्रिजर्व करने की बात तो बहुत दूर की रही। जो वहां पर सबसे पहले ये देखना होगा कि नई सरकार जो है, जो कि उसके सामने एक इस्लामिस्ट ऑपोजिशन होगा, तो उससे निपटने के लिए वो कितने इस्लामिस्ट पॉलिसीज को अख्तियार करती है,
धीरेन्द्र, इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद राजेश, आपको भी और आपके तमाम दर्शकों को भी।